तो अब खबरों की करते हैं शुरुआत। राजस्थान की सरकार के लिए उनके ही मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अब नई नई परेशानी खड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के रिश्तों को लेकर घमासान शुरू हो गया है, जहां इसी कड़ी में दोनों के रिश्ते को लेकर हाल ही में उठाए गए सवालों ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दिया। माना जा रहा है कि मीणा ने जिन मुद्दों को उठाया है उनसे सीएम भजन लाल शर्मा नाराज है। विशेष रूप से मीणा ने कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री से मुलाकात की इच्छा भी जताई थी, लेकिन उन मुद्दों को दूसरी ओर से हल किया गया। इस पर किरोड़ी लाल मीणा ने सवाल उठाया है कि आखिर सीएम उनसे क्यों नहीं मिलते, जबकि उनके रिश्तों में कोई खटास नहीं है। उधर कैबिनेट मंत्री मीणा का हनुमान बेनीवाल साथ नजर देते आ रहे हैं। बेनीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर किरोड़ी का समर्थन करते हुए सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने लिखा कि जयपुर के महेश नगर थाने के रोजना मचे में राजस्थान सरकार के वरिष्ठ मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ का राज्य कार्य में बाधा का मामला किसके कहने से दर्ज हुआ है। तो एक बार फिर से मीणा के हनुमान कहने वाले बेनीवाल एक बार फिर से समर्थन में उतरे हुए नजर आए। तो रिश्तों में खटास को दूर करने के लिए एक तरफ किरोड़ी लाल मीणा संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, तो दोनों के रिश्तों में लेकर राजनीतिक हलकों में अब बयानबाजी तेज हो गई है। बेनीवाल ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके किरोड़ी लाल मीणा का साथ दिया है और दोनों के ही रिश्तों को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर नजर आ रही है। तो राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के रिश्तों को लेकर घमासान शुरू हो गया है। सियासी बयानबाजी भी जारी है। वहीं इसी कड़ी में दोनों के रिश्तों को लेकर हाल ही में उठाए गए सवालों ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। तो विधानसभा चुनाव के बाद से ही किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलदीप सैनी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, एक बार फिर से भजन लाल शर्मा, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और किरोड़ी लाल मीणा के रिश्तों में खटास साफ तौर पर नजर आ रही है और इस मुद्दे को खूब भुनाया भी जा रहा है राजस्थान में। मीणा की जो अदावत रही है, शुरू से उनकी राजनीति को हर कोई जानता है। वो लंबे समय से कांग्रेस में रहे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। अमूमन उन्होंने निर्दलीय हुकुम की चुनाव लड़ा। उनकी पत्नी यहाँ सांसद रही, उनके पारिवारिक राजनीतिक रिश्ते रहे, लेकिन तमाम मुद्दे को लेकर अब राजस्थान में जो प्रयास लगाए जा रहे थे वो राजस्थान में पेपर भर्ती लीक मामले में हुई गड़बड़ियां और उसके बाद एसआई भर्ती में लगातार जिस तरीके के घटनाक्रम चले, इसी वजह से किरोड़ी लाल मीणा की नाराजगी साफ रही। उन्होंने खुलकर विरोध किया, सड़कों पर आकर विरोध जताया और जब 2 दिन पहले जो कविता शर्मा एसएचओ से उनकी जो तीसरी नोकझोंक हुई उस मुद्दे को लेकर वो जवाहर सिंह गोयल जो जिला राज्य मंत्री है उनसे मुलाकात करते हैं, शिकायत करते हैं प्रदेश की कानून व्यवस्था, प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही और उनकी बर्ताव को लेकर उनसे शिकायत करते हैं, लेकिन उनके यहाँ से कोई आश्वासन नहीं दिया गया। उसके बाद राजस्थान में जिस तरीके का घटनाक्रम रहा, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने साफ कहा कि उनकी जो लड़ाई है वो सरकार से भी है। सरकार के रहते हुए भी अगर उन पर एफआईआर दर्ज होती है तो उनका यहाँ पर रहना किसी तरीके से मुकम्मल नहीं है। और यही वजह है कि अभी तक जितना घटनाक्रम हुआ है राजस्थान में, इस घटनाक्रम को लेकर अभी तक मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की चुप्पी कहीं ना कहीं इस बात को साफ जाहिर करती है कि किरोड़ी लाल मीणा के जो उठाए गए मुद्दे हैं उनसे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नाराज नजर आ रहे हैं। क्योंकि एक बार तो उनकी पेशकश की वो अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं, बार बार ये बात उन्होंने मीडिया के सामने रखी, इस बात को लेकर कई बार दोहरावन किया। और दूसरी ओर जब से उपचुनाव हुए हैं उनके भाई दौसा से उनके टिकट मांगा गया और दौसा अभी भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली, उससे कहीं ना कहीं नाराजगी वो बार बार कहते हैं कि अपने बिल्कुल एक तरफ नाराजगी है कुलदीप सीएम भजन लाल शर्मा की, दूसरी तरफ मीणा कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की इच्छा जता चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों के बीच मुलाकात संभव नहीं हो पाई। इसके पीछे की वजह क्या है? तो साफ है कि मुख्यमंत्री हाल ही के दिनों में राइजिंग राजस्थान जो बड़ी समिट होने वाली है उसको लेकर व्यस्त है।
क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम भी है आने का, और दूसरी ओर 20 से ज्यादा देशों के जबरदस्त मेहमान राजस्थान में आने वाले, और राजस्थान की एक भविष्य की एक नई परियोजना स्थापित करेंगे, क्योंकि यहाँ तकरीबन 35 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश राजस्थान में होने वाला है। ये कहीं ना कहीं अपने जो इस बार का कीर्तिमान माना जा रहा है। मुख्यमंत्री की लगातार बैठकें और चुनाव की व्यस्तता, उसके बाद में राजस्थान से यहाँ उनका दिल्ली का बार बार दौरा, कहीं ना कहीं उनकी व्यस्तता साफ जाहिर होती है। लेकिन मुख्यमंत्री से उन्होंने 2-3 बार इच्छा जताई है कि वो इस मुद्दे को लेकर के मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। रघुलाल शर्मा से उन्होंने मुलाकात की कोशिश की, लेकिन सीएमआई में लगातार उनकी बैठकों से दौर, इसके बाद उनका महाराष्ट्र में जाना, फिर दिल्ली चले जाना, फिर जयपुर आना, राजनीति समिति के दौरान उनकी तैयारियों का जायजा लेना, ये कहीं ना कहीं उनकी व्यस्तता है। लेकिन 9, 10 और 11 को राजस्थान समिति जैसे खत्म होगा, राजस्थान में इस बात की पुष्टि ये मानी जा सकती है कि अब जल्द ही यहाँ पर जो मंत्रिमंडल में विस्तार होने वाला है, इसमें केजरीवाल मंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, या प्रदेश में उनकी जिम्मेदारी क्या क्या होगी। क्योंकि नरेंद्र मोदी राजस्थान में 9 तारीख को भी आ रहे हैं, उसके बाद में 17 दिसंबर को भी राजस्थान में होंगे, जहाँ पर सरकार के 1 साल के कार्यकाल को लेकर खासतौर पर केजरीवाल मीणा की उनकी अच्छी दोस्ती मानी जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर जो जिस तरीके की जो बयानबाजी चल रही है, पार्टी के अंदर जो बिखराव चल रहा है, उसको समेटने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहेगी। लेकिन जिस तरीके का हमने देखा कि मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, मुख्यमंत्री ने जो जिम्मेदारियां अपनी व्यस्तता की वजह से सीएम शर्मा किरोड़ी लाल मीणा से मुलाकात तो नहीं कर पा रहे, लेकिन इस पर सियासत भी तेज है। दूसरी तरफ बेनीवाल ने भी अब सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जिस तरीके से एफआईआर दर्ज हुई है, तो वो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार किसके कहने पर यह एफआईआर दर्ज हुई। ब्यूरो चीफ तो हावी हो रहे हैं प्रदेश के। अगर हम बदहाली की बात करें, पिछले 9 महीने के अंदर अगर हम राजस्थान सरकार के कामकाज को देखते हैं, तो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ जो प्रदेश में जो काम करने का तरीका है वो काफी बदला है। गहलोत सरकार हो, इससे पहले वसुंधरा राजे की सरकार रही है, तो अब तक की जो सरकारें रही है उनमें प्रशासनिक दबाव सरकार का खासा रहता था। लेकिन अभी 9 महीने के ये तकरीबन साल भर होने को है दिसंबर में, इस बात को लेकर साफ जाहिर है कि प्रदेश में सरकार का भी ब्यूरोक्रेसी पर इतना जो कहा जा सकता है कि उस बहलने से काम नहीं करे जिस नीति के साथ मुख्यमंत्री चाहते हैं। और ये इस बात से साफ हो जाता है कि जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं अपने ही नेताओं के बीच में, अपने विधायकों, अपने कार्यकर्ताओं की नाराजगी हमने देखा। राजस्थान में अपने बीजेपी की खुद की पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के विधायक, पार्टी के मंत्री ये कहते हैं कि हमारी सुनवाई नहीं होती, अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते। तो मुख्यमंत्री को इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए, जब उनकी ही पार्टी के, उनके ही प्रदेश के एक मंत्री बात कर रहे हैं कि एक ऐसा अधिकारी उनसे किस तरीके से बात करती है कि वो एक ऐसा भर्ती परीक्षा मामले में छात्रों के साथ उनका समर्थन करने पहुंच रहे हैं, तो एक बड़ी बात हो जाती है। राजस्थान में जब एक मंत्री जो है अपनी सरकार के खिलाफ देखना बेहद दिलचस्प होगा कुलदीप कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद रिश्ते सुधरते हुए नजर आते हैं, क्योंकि अब सियासत भी इस पर खूब की जा रही है। अब देखना अहम होगा। बहुत शुक्रिया कुलदीप सैनी आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं संवेदनशील बरेली जनपद में 6 दिसंबर और जुम्मे को लेकर हाई अलर्ट किया गया था, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए थे। पुलिस ने आज शहर के सभी संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया है। इस दौरान ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी गई। पुलिस ने आला हजरत मस्जिद, इस्लामिया ग्राउंड, किला स्थित जामा मस्जिद, पुराना शहर में पैदल गश्त की। इस दौरान ड्रोन कैमरे से जब निगरानी की गई तो आला हजरत मस्जिद के पास छतों पर ईंट पत्थर देखे गए। सीओ सिटी पंकज श्रीवास्तव ने बताया है कि 6 दिसंबर और जुम्मे की वजह से सभी संवेदनशील इलाकों में कड़ी निगरानी रखी जा रही है, और ऐसे में बरेली में मस्जिदों के जो इलाके हैं उसके छत पर ईंट पत्थर इकट्ठा किए गए, जिसे देखने के बाद पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। मस्जिद के पास ईंट पत्थर मिले हैं, पुलिस प्रशासन ने इन पत्थरों को हटा दिया है। लोगों से पूछताछ भी की जा रही है और पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा लगातार गश्त भी लगाया जा रहा है। जाके भी अभी चलो अभी उतरवा देंगे, ठीक है। इसको आप आइडेंटिफाई कर दो। हाँ हो गया सर।
तो ड्रोन से ये निगरानी रखी गई है। संवेदनशील इलाके हैं, वहां पर पुलिस बल की तैनाती भी की गई है और लगातार ड्रोन से पैनी निगरानी रखी जा रही है। जहां पर भी नेपाल कुछ हालात संदिग्ध लगते हैं, वहां पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। धार्मिक स्थलों पर भी पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी है। संवेदनशील इलाकों में ईंट और पत्थर मिले हैं छतों पर, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन उन पत्थरों को भी हटा दिया है। तो संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, जिसका फुटेज भी सामने आया। वहीं बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दोनों प्रमुख विपक्षी दलों पर मुस्लिम समाज को आपस में लड़ाने का आरोप लगाया और कहा कि सपा और कांग्रेस मुस्लिम समुदाय को आपस में लड़ाकर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रही है। मायावती ने मुस्लिम समाज से सपा और कांग्रेस से सतर्क रहने की अपील की है। साथ ही कहा है कि ये पार्टियां केवल वोट बैंक की राजनीति करती है और समाज में विभाजन की कोशिश करती है। विपक्ष देश व यहाँ के जनहित के मुद्दे न उठाकर अपने राजनीतिक स्वार्थ में संभल में हुई हिंसा की आड़ में खासकर सपा व कांग्रेस पार्टी यहाँ मुस्लिम वोट को रिझाने में लगी है। बाकी मुद्दों से उनका कोई लेना देना नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि ये पार्टियाँ मुस्लिम समाज को भी अर्थात तुर्क व नॉन तुर्क को भी वहाँ आपस में लड़ा रही हैं संभल में, जिससे मुस्लिम समाज को भी सतर्क रहना है। इससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि जिनकी बदौलत से संसद में दलित वर्ग के सांसद पहुँचे हैं, मेंबर पार्लियामेंट पहुँचे हैं, वो भी अपनी अपनी पार्टियों के आकाओं को खुश करने के लिए दलित उत्पीड़न के मुद्दों पर अधिकांश चुप ही बैठे हैं। चाहे वो दलितों के उत्पीड़न का मामला अपने देश का हो या फिर बांग्लादेश का हो। वहीं महाराष्ट्र में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद भाजपा के हौसले बुलंद है। जीत से उत्साहित भाजपा नेता अभी से महाराष्ट्र तो झांकी है, दिल्ली जीतना अभी बाकी है कि नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली भाजपा ने महाराष्ट्र चुनाव का परिणाम आने के साथ ही दिल्ली में परिवर्तन यात्रा करने की घोषणा कर दी। आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का यह नारा अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, इस तरीके की बात भाजपा करती हुई नजर आ रही है। तो महाराष्ट्र में प्रचंड जीत के बाद से ही भाजपा के हौसले बुलंद है और लगातार हरियाणा में, महाराष्ट्र में और यूपी के उपचुनाव में भी भाजपा ने कमल खिलाने में वो कामयाब रही। वही खबर गोरखपुर से है, जहां एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। नहर रोड के पास देर रात 3 बाइक में टक्कर हो गई। वहीं हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही खबर लखनऊ से है, जहां बसपा प्रमुख मायावती पार्टी नेताओं को निकालने पर बयान जारी की है। बसपा नेताओं को समाजवादी पार्टी वाले यहां शादी में जाने या उनके यहां रिश्ता करने पर दल से निकाले जाने पर मायावती ने बयान दिया। कहा जो जहां जाना चाहता है जा सकता है। पार्टी नेताओं को लेकर मायावती का ट्वीट अब सामने आ गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो जहां भी जाना चाहता है वहां जा सकता है। तो लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव में भी कुछ खास काम या फिर परचम लहराती हुई मायावती की पार्टी नजर नहीं आई और ऐसे में अपने कार्यकर्ताओं और पार्टी के नेताओं के लिए ये ट्वीट जारी किया है बसपा प्रमुख मायावती ने। खबर देवरिया से है, जहां चर्चित निहाल सिंह हत्याकांड के एक और आरोपी को पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में घायल होने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार की सुबह में बदमाश दीपक मिश्र की पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई। वहीं मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लग गई है।
जिसके बाद आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस घटना में शामिल 3 शूटर समेत 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जनपद देवरिया में थाना सुरौली क्षेत्रांतर्गत दिनांक 7/11/2024 को अज्ञात अभियुक्तों द्वारा एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पुलिस टीम द्वारा घटना का अनावरण करते हुए पूर्व में 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई थी। पुलिस टीम द्वारा उक्त अभियोग में मुखबिर की सूचना पर शेष एक अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है, जिसके पैर में गोली लगी है, जिसका इलाज चल रहा है, स्थिति सामान्य है, जिसके पास से अवैध शस्त्र आदि बरामद हुए हैं। अभियुक्त से पूछताछ की जा रही है, नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ विहंगम योग संत समाज की स्थापना का शताब्दी समारोह में शामिल हुए। सीएम योगी ने स्वर्ग वेद महामंदिर धाम में पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में काशी और यूपी चमक रहा है। आज देश में प्रदेश सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। तो पीएम मोदी के मार्गदर्शन को लेकर, उनके नेतृत्व को लेकर एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ तारीफ करते हुए नजर आए। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था को लेकर भी बयान दिया है और उत्तर प्रदेश अब अर्थव्यवस्था के सबसे सुगम मार्ग पर चल चुका है। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ विहंगम योग संत समाज की स्थापना का शताब्दी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने काशी और वाराणसी को लेकर ये बयान जारी किया है। सीएम योगी ने स्वर्वेद महामंदिर धाम में पूजा अर्चना की। उसके बाद लोगों को संबोधित करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में काशी और यूपी चमक रहा है। आज देश में प्रदेश सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। तो अर्थव्यवस्था के बारे में भी जिक्र करते हुए, विकास की बात करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।